रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज। दोस्तों, कहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं हमारे इस धरती पे भगवान का रूप होते हैं और हमेशा हम लोग ये मानना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं हमारे स्वास्थ्य को लेके, उसमें एक चिकित्सक का बड़ा योगदान होता है। जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम याद करते हैं एक चिकित्सक को, और हमेशा उनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो दोस्तों, रेडियो मयूर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पेज को और सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM को। इस वक्त जो हम बातें करने वाले हैं, आज विश्व अस्थमा दिवस है, यानी कि अस्थमा के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं और पूरा विश्व इस समस्या से हमेशा जूझते रहता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी। चेस्ट क्लिनिक के से इनका मशहूर है और जाने माने चिकित्सक हैं हमारे छपरा के। जब भी हमें कोई ऐसी स्थिति की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें चेस्ट से रिलेटेड कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो बस एक ही नाम याद आता है, वो है हमारे स्टूडियो में जो आज आए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव रंजन जी, और MBBS MD और छाती रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत सारी बातें हम लोग इनसे करेंगे आज विश्व अस्थमा दिवस के ऊपर। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे रेडियो मयूर के आज स्पेशल प्रोग्राम में, जो कि वर्ल्ड अस्थमा डे भी है। तो एक्चुअली अस्थमा डे को हम लोग कैसे देखते हैं, क्यों इस दिवस को मनाने की ज़रूरत पड़ी और कैसे क्या हुआ? देखिए, अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें श्वास नली में सूजन होता है और उससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड रहते हैं। अभी देखा जाए तो करीब करीब 400 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में अफेक्टेड हैं। उसमें ज़्यादातर लोग कम उम्र के हैं और बूढ़े भी हैं, एडल्ट भी हैं, लेकिन कम उम्र के लोगों की संख्या ज़्यादा है जी। तो उसको देखते हुए, चूँकि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, इसके बारे में जो तरह तरह के भ्रांतियां हैं उसको दूर करना, ये वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने का मेन मकसद है। और इसे हम लोग आम भाषा में दमा कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, जिससे कि बहुत सारे समस्याएं हमारे आसपास भी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग बातें करें सर कि इसके लक्षण का, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। देखिए, लक्षण जो होता है इसमें पहले हम ये जाने कि ये लक्षण आता कैसे है जी। तो मैंने बताया कि ये श्वास के नलियों में सूजन की वजह से ये बीमारी होती है। इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम होता है श्वास के नलियों में, जिसमें बलगम ज़्यादा बन जाता है और उसमें सिक्रीशन बढ़ता है। श्वास की नली की जो डायमीटर होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे जैसे श्वास की नली की डायमीटर घटते जाएगी बलगम ज़्यादा बनने की वजह से, तो पेशेंट को गले से साए साए की आवाज़ होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वीजिंग की साउंड, अक्सर हाँ सुनने को मिलता है। बच्चा या सियाना जो होंगे कफ करेंगे जी। छाती में भारीपन महसूस होगा। ये कॉमन सिम्टम है। ये होता तब है जब जैसे कोई पेशेंट के श्वास नली में कोई एलर्जेन चला गया, जैसे डस्ट पार्टिकल चला गया या पॉलन चला गया या कोई भी आसपास के इरिटेंट हैं वो श्वास नली में चले गए, तो बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। नॉर्मल आदमी जिसको दम्मा नहीं है उसमें अक्सर हाँ वो खांस के उन सारी चीज़ों को निकाल के बाहर कर देता है, लेकिन जो एलर्जिक पेशेंट हैं, दम्मा के पेशेंट हैं, उनका जो एयरवे है, श्वास नली है, वो ओवर रिएक्ट करता है और श्वास नली में बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं और उसके वजह से ये सारा सिम्टम डेवलप करता है। कितना ख़तरनाक है सर? अगर हम लोग बातें करें इसकी ख़तरनाक होने की, तो कितना ख़तरनाक है? देखिए, आमतौर पे दम्मा के मरीज़ अगर ठीक से इलाज करवाए तो वो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि ओलंपिक में मेडल भी जीत सकता है। बहुत सारे ऐसे ओलंपिक के खिलाड़ी हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है। लेकिन
अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसको ढंग से इलाज न किया जाए तो ये फाटल हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। तो छपरा, आप अभी सुन रहे होंगे और सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि कैसे ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपको लगता है चिकित्सक से अपना परामर्श ले सकते हैं। और इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और छपरा के जाने माने चिकित्सक हैं। आज रेडियो मयूर के स्टूडियो में आए हैं। सर, एक और सवाल आता है कि एज ग्रुप के बारे में, कोई भी हम लोग बीमारी की बातें करते हैं तो उम्र का बड़ा एक ये रहता है कि हम किस उम्र में इसको ज़्यादा हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो ब्रोंकियल आस्थमा होता है वो ज़्यादातर कम एज से शुरू हो जाता है। दूसरा तरीके का जो आस्थमा होता है, जिसको हम लोग COPD कहते हैं, वो लेट एज से शुरू होता है, वो आफ्टर 40 शुरू होता है। लेकिन जो ब्रोंकियल आस्थमा है, दम्मा जिसको बोलते हैं, ये कम उम्र से शुरू हो जाता है। जो बच्चा बचपन में जिसको कि बार बार निमोनिया होता है, चाहे वो वायरल निमोनिया हो, बैक्टीरियल निमोनिया हो, वो बच्चा देहाती भाषा में उसको लोग बोलते हैं हब्बा डब्बा। हाँ, तो वैसे जब भी सिम्टम होते हैं काफ़ी अर्ली एज में, वो आगे चल के ब्रोंकियल आस्थमा के रूप में परिणत हो जाता है। तो देखा जाए तो ज़्यादातर कम उम्र, 40 से कम उम्र के लोग इसमें ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उम्र के लोग दम्मा से अफेक्टेड नहीं हैं, लेकिन उसमें COPD का भी अंश रहता है, इसलिए उसका जांच होने के बाद ही पता चल पाता है कि ये COPD है या ब्रोंकियल आस्थमा। एक सर, आजकल कुछ बच्चों में भी ऐसा सुनने में आता है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दमा हो जाता है, तो इसका कुछ क्या कारण होगा? बिल्कुल, देखिए, बच्चों में एक समस्या है कि उनका सीडेंट्री लाइफ बढ़ते जाता है। बच्चे आजकल कम खेल रहे हैं, ज़्यादातर समय पढ़ाई में या मोबाइल में या ऑनलाइन अपना बिता रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके खान पान काफ़ी रिच हो रहे हैं। बच्चे ज़्यादातर चीज़ें जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, उसका सेवन कम पसंद करते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं, जंक फूड्स है, उसको लेते हैं। तो ये सब दम्मा को बढ़ाता है। और एक और भी चीज़ है कि AC वाले इन्वायरमेंट में रहना, क्लोज इन्वायरमेंट में रहना, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन जब भी कमरे में होता है, एटलीस्ट 3 घंटा अगर आपका कमरे का खिड़की खुला रहता है, तो कम से कम कमरे में इकट्ठा होने वाले सारे एलर्जेंस हवा से निकल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मजबूरी ये भी रहती है कि घर अगर सड़क के पास हो, जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आता हो, तो बहुत सारे घरों में खिड़कियाँ नहीं खुल पाती है। तो उसे हमें अपने, जब हम घर में ना हो उस समय खोल सकते हैं ताकि हवा आए। एक हम लोग अभी डस्ट की बातें कर रहे हैं, तो मुझे अभी हाल का ही एक समाचार मिला था कि छपरा जो हमारा है वो पूरे विश्व में लगभग 14वें नंबर पे पॉल्यूशन के मामले में आ गया है। तो पॉल्यूशन से अगर हम लोग देखें, पॉल्यूशन से अस्थमा को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, और क्या इसका कारण इस पे पड़ सकता है, असर क्या पड़ सकता है? देखिए, अस्थमा को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कोई इरिटेंट हमारे श्वास नली में जाए। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन इरिटेंट्स होते हैं वो व्हीकल से निकले हुए जो धुएं होते हैं, उससे डीजल इंजन से निकले हुए धुएं वो ज़्यादा इरिटेट करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो जिससे बोलते हैं, जस्ट धूल बोलते हैं, अगर धूल ज़्यादा है तो उसको हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं पानी छिड़क के, या पर्सनली अगर केवल बचना है अपने को तो उसमें मास्क लगा के अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, वो एयरवे में नीचे तक जाने में उसको वो होती है, उतना नहीं पहुंच पाता है। तो लेकिन जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट के जो बहुत सारे इरिटेंट हैं वो काफ़ी डीप तक चले जाते हैं।
तो उससे तो बचने के लिए जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें उसकी संख्या कम करनी पड़ेगी। उससे जो इमिशन हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। जो पोल्यूशन कंट्रोल का जितना भी वो है रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो डस्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे जैसे घरों में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ पे कवरिंग करवाया जा सकता है, ओपन में वो ना करें, या जैसे बालू ओलू की ढुलाई हो रही है उसको कवर करके ढुलाई करें। तो इन सब चीज़ों से जिससे कि डस्ट बढ़ता है उसको कम किया जा सकता है। हमारे शहर के अगर पूर्वी छोर पे अगर हम लोग बातें करें तो कई बार हमारे रेडियो में भी हमें कॉल्स आते हैं कि वहाँ जो गाड़ियों का जो परिचालन होता है डस्ट पूरी तरीके से वहाँ चारों तरफ रहता है। कई जानें भी वहाँ पे जा चुकी हैं और उसी कड़ी में हम लोग को भी दुख होता है कि डस्ट से लोग अगर हम लोग के बीच में मर रहे हैं तो ये काफ़ी खतरनाक बात है। एक मास्क की हम लोग बातें की हैं, मास्क कितना कारगर हो सकता है? बिल्कुल, अगर हमें डस्ट से बचना है तो उसमें साधारण मास्क भी कारगर होगा। क्योंकि साधारण मास्क में भी ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस फंस जाएंगे और अंदर तक नहीं जा पाएंगे जी। तो जो सर्जिकल मास्क होता है सिंपली जो मार्केट में मिलता है 3 लेयर्ड मास्क होता है वो काफ़ी कारगर है। उसके ऊपर अगर कोई और ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहता है तो N95 मास्क इज़ द बेस्ट, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मास्क जैसे कि हमें कोविड में जैसे हमें मास्क ने बचाया था वैसे आपको कई बीमारियों से मास्क बचा सकता है, तो हमें इसका उपयोग बिल्कुल करना चाहिए। और अब सर हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, जब हमने सोशल मीडिया पे डाले थे तो मेरे पास कुछ सवाल आए थे स्टेशन पे। तो अब जो सबसे पहला सवाल होता है वो है कि मेरी उम्र 34 वर्ष है, सोते वक्त सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्या ये अस्थमा है? ये राजीव सोनी हैं, इन्होंने सोनारपट्टी से कॉल किया है। बिल्कुल राजीव जी, ये अस्थमा हो सकता है। अगर आप 40 से कम आपका उम्र है और बीच बीच में होता है, सोते समय दम फूलता है, खांसी आता है और कुछ दिन बिल्कुल आप ठीक रहते हैं, तो वैसे परिस्थिति में ये ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। आप अपना PFT टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, या सिंपल पीक फ्लोमेट्री मॉर्निंग इवनिंग चेक करके देख सकते हैं कि मेरा पीक फ्लो जो है वो कितना वैरी कर रहा है। तो इसके लिए आपको किसी पास के डॉक्टर से सलाह लेना होगा। एक महिला हैं, सिम्पी नाम है इनका, और इन्होंने तिलपा से कॉल किया था। इन्होंने पूछा है कि घरेलू उपचार क्या हो सकता है अस्थमा जिससे ना हो या फिर बच सके हम लोग, घरेलू उपचार। बिल्कुल सिम्पी, अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने। घर में एक तो ये करें कि घर के अंदर जो भी पॉल्यूशन होते हैं, अगरबत्ती के, पेंट के, सीमेंट रखा हुआ है, कहीं सीमेंट की बोरी रखी हुई है, शेंट रखा हुआ है, बेड के बगल में जो शेंट है वो उसका भी खुशबू आते रहता है। हम सोने वाले कमरे में इन सब चीज़ों को प्रेम से रखते हैं। अपने तकिया जिस पे सोती हैं या बेड है उसमें डस्ट और माइट्स ग्रो करते हैं, और वो जब हमारे श्वास नलियों में जाते हैं तो वो हाईली एलर्जिक होते हैं। उनसे अगर बचना है तो ये सारे जो इस्तेमाल वाले चीज़ हैं, एक तो अपने बेडरूम में जहां आप सोती हैं वहां से आप उसको दूर रखें, और दूसरी चीज़ है कि जिस कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं उसको आप सप्ताह में 1 दिन धूप में ज़रूर डालिए। चाहे वो जिस पे बेडशीट ही क्यों ना हो या तकिया ही क्यों ना हो, उसको ज़रूर धूप में डालिए, इससे काफ़ी राहत मिलती है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, क्योंकि घरेलू ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं छपरा जिन्हें आप अपना के बहुत सारी चीज़ों से, खास करके अस्थमा से बच सकते हैं। और एक और सवाल है मेरे पास मासूमगंज से, ये पुनीत रंजन जी ने कॉल किया है। इन्होंने ये कहा है कि अस्थमा के मरीज़ों के लिए क्या कुछ विशेष खान पान भी होते हैं? बिल्कुल, अस्थमा जिस तरीके से बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वह उन सब बीमारियों में जिस तरीके से भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल दमा में भी वैसे ही आवश्यकता होती है। इसमें भी हम लोगों को जितना संभव हो सके हरे पत्तेदार सब्जियां, फल
ये सब लेना चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए ओपन जगह पे जहाँ पे हम खुली हवा में सांस ले सकें, मेडिटेशन करना चाहिए। इन सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप ये जो होता है आपका योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, इससे भी असर पड़ता है। इसमें देखा गया है कि दमा के जो रिलीवर मेडिसिन्स हैं उसका आवश्यकता कम हो जाता है अगर कोई रेगुलर इन सब चीज़ों को करे। या तो ये सब बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी होंगी और अपने ज़िंदगी में भी उतारिए, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज करना बहुत सारे मायनों में फ़ायदेमंद होता है। और आज अस्थमा डे पे हम लोग बातें भी कर रहे हैं तो इसके भी फ़ायदे हैं उससे रिलेटेड। एक आखिरी सवाल हम लोग लेंगे, ये विष्णुपुरा से राजवीर जी ने कॉल किया है और इन्होंने कहा है कि इनका बच्चा अभी 3 साल का है, सांस लेने में अभी काफ़ी तकलीफ़, कभी कभी तकलीफ़ होती है, तो ये क्या ये अस्थमा हो सकता है या फिर इसका क्या उपाय है? देखिए, इस उम्र में ब्रोंकियल अस्थमा डायग्नोस हो सकता है। उसमें एक चेक जांच होता है, फेनो टेस्ट, जिससे कि ईओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। काफ़ी अर्ली एज में हम लोग पता कर सकते हैं बच्चे का। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है, जिसके लिए भी आपको डॉक्टर से दिखला लेना चाहिए। और बार बार अगर बच्चा को अगर लो बर्थ वेट हुआ था या समय से पहले बच्चे का बर्थ हुआ था तो उसमें भी बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है, जो आगे चल के बच्चे को ब्रोंकियल अस्थमा के लिए प्रीडिस्पोज करता है। यानी कि इसमें आपको सोचने वाली बात है, आप अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए और इस विषय को गंभीरता से लीजिए। ये हो सकता है कि अस्थमा हो। तो छपरा, इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने आज विश्व अस्थमा दिवस के ऊपर बहुत सारी बातें की। आपको अस्थमा के बारे में जो भी आपके मन में सवाल थे वो भी आपको जवाब मिले हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन जी, जो कि छपरा के जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे बीच में मौजूद रहे। बहुत सारी बातों का जवाब मिला। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने कीमती वक्त आज स्टूडियो में दिया, श्रोताओं को दिया, हमारे दर्शकों को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जाते जाते एक मैसेज हमारे छपरावासियों को क्या देना चाहेंगे? विश्व अस्थमा दिवस पे मैं छपरावासियों को यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके पॉल्यूशन से अपने आप को बचा के रखें। इरिटेंट जो आसपास के खासकर घरों में जो भी इरिटेंट्स हैं, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड पॉल्यूशन, उससे अपने को बचा के रखें। घर की खिड़कियां खोलें। बाहर अगर कितना हो कोशिश करने के बाद डस्ट और स्मोक से आप दूर नहीं रह पा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे भी छपरा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर अस्थमा के अटैक से अपने आप को बचाना चाहते हैं या आगे चल के अस्थमा ना हो इसके लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य अतिथि के साथ अन्य एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।